आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए आधिकारिक तौर पर एसओपी लॉन्च की। यह प्रोग्राम पंचकर्म संकल्प के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत में डीजल चालित हार्बर टग्स को शून्य उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों से प्रतिस्थापित करना है। इनका निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा, जो घरेलू टग उद्योग को बढ़ावा देगा। इसका पहला चरण अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2027 तक चलेगा और इस चरण के दौरान 4 प्रमुख बंदरगाहों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण इसमें शामिल होंगे। यहाँ आपको बता दें कि टग एक विशेष श्रेणी की नाव होती है जो बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश कराने या वहां से निकालने में मदद करती है। सतारा जिले का मन्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा में आयोजित एक समारोह में सोलर विलेज योजना की शुरुआत की। इसका मकसद 100 गांवों को 100% सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जारी किए गए थे। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप और एमएसएमई से आवेदन की डिमांड की है। राइज पहल को 2023 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को सहायता प्रदान करना है। यह ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी और भारत के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय पहल है। यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप्स और छोटे से लेकर मध्यम आकार के उद्यमों पर केंद्रित है जो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और समाधानों पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार एर्नेस्टो को पुनः तूफान की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और ये तूफान अमेरिका के पूर्वी तट तथा कनाडा के समुद्र तटों पर खतरनाक लहरों का कारण बन सकता है। ये भी कहा गया है कि अगले 12 घंटों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है, जिसके बाद यह कमजोर पड़ेगा। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। एर्नेस्टो अटलांटिक महासागर में आने वाला इस वर्ष का 5वां तूफान है। 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्रिएटिंग वन फ्यूचर शीर्षक वाला यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद अफ्रीका के विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका को दर्शाना है। आपको बता दें, भारत अफ्रीका साझेदारी पर अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ ने विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के साथ मिलकर शुरू किया था। यह विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक के रूप में उभरा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। यह फोरम फार्माकोपिया और औषधि सुरक्षा निगरानी के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में मदद करेगा। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जन औषधि योजना के रूप में भी जानते हैं। इस आयोजन के दौरान 2 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आईपी ऑनलाइन पोर्टल और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ADRMS सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया। इसमें आईपी ऑनलाइन पोर्टल भारतीय फार्माकोपिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में काम करेगा और ADRMS भारत का पहला स्वदेशी चिकित्सा उत्पाद सुरक्षा डेटाबेस होगा, जिसे भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पावर सेक्टर की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। इन प्लेटफॉर्म का नाम है परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल थर्मल प्रॉम्प्ट, बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी अवसंरचना ड्रिप्स और जल विद्युत DPR।
प्रॉम्प्ट पोर्टल को थर्मल परियोजनाओं के रियल टाइम ट्रैकिंग और विश्लेषण को सुगम करने के लिए बनाया गया है। ये ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जल विद्युत डीपीआर पोर्टल जल विद्युत परियोजनाओं और पंप भंडारण परियोजनाओं के निगरानी, सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगा। वहीं ड्रिप्स पोर्टल आवश्यक संसाधनों की तेजी से पहचान और तैनाती में सहायता प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपदा की स्थिति में पावर सेक्टर के व्यवधानों को तुरंत और कुशलता से कैसे समाधान किया जा सके। भारतीय सेना ने 20 अगस्त को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन को सम्मानजनक और भावपूर्ण विदाई दी। उनका निधन 18 अगस्त को चेन्नई में 83 वर्ष की आयु में हो गया था। अपने साथियों के बीच वे पैडी नाम से मशहूर थे। जनरल पद्मनाभन सितंबर 2000 से दिसंबर 2002 के बीच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। ऑपरेशन पराक्रम के समय उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। ऑपरेशन पराक्रम जम्मू और कश्मीर विधानसभा और संसद पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुआ था। यह नियंत्रण रेखा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच कई महीने तक चला गतिरोध था। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने पार्वो वायरस B19 के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की। दरअसल अमेरिका में इससे संबंधित मामलों में वृद्धि देखी गई। पार्वो वायरस B19 को अत्यधिक संक्रामक और आम बीमारी के रूप में जाना जाता है, जो विशेषकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अधिक प्रभावित करती है। इसे आमतौर पर स्लैप्ड चीक और फिफ्थ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रक्त या गर्भावस्था में मां से भ्रूण में फैल सकता है। इससे संक्रमित बच्चों के गाल पर लाल दाने या चकत्ते होने लगते हैं। इस बीमारी को खसरा, रूबेला, चिकनपॉक्स और रूजेला के बाद 5वें स्थान पर रखा गया है। रोमानिया के बाद अब स्वीडन ने लगभग 486 ब्राउन बियर को मारने की योजना बना ली है। इस कदम से स्वीडन की ब्राउन बियर की 20% आबादी खत्म हो जाएगी, जिसे यूरोपीय संघ के कानून के तहत स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ब्राउन बियर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों पर रहने में सक्षम होते हैं, जैसे रेगिस्तानी किनारों, ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों इत्यादि। ये जीव 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्यों की तरह अपने हाथों से चीजें उठा सकते हैं। यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी और बीज फैलाने वाले होते हैं। भारत में भी ब्राउन बियर की उपप्रजाति निवास करती है, जिसे हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से जाना जाता है। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। मेघालय के गारो हिल्स में 2 साल के एक बच्चे में पोलियो की पुष्टि हुई है। इसकी वजह पोलियो की वैक्सीन है, यानी ये वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो का एक प्रकार है जो कम इम्यूनिटी वाले लोगों में इन्फेक्शन की वजह बनता है। केंद्र सरकार के अनुसार यह वाइल्ड पोलियो वायरस का मामला नहीं है। ऐसे मामले तब उत्पन्न होते हैं जब ओरल पोलियो वैक्सीन में यूज किया गया पोलियो वायरस का कमजोर प्रकार म्यूटेट हो जाता है और पुनः शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह मामला तब आया है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था और देश में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला 2011 में सामने आया था। 4 राज्यों में 60 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक आदि को लॉन्च किया गया। इस परियोजना का मकसद FPS की वायबिलिटी और पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। तहत FPS डीलर को सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने उत्पादों में विविधता लाने की अनुमति होगी, जैसे मोटा अनाज, दालें, दूध और दूध से बने उत्पाद, तेल, मसाले इत्यादि उचित रेट पर उपलब्ध होंगे। कल यानी 23 अगस्त को भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। इसकी थीम टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा रखी गई है। इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज का आयोजन किया जाएगा।
दरअसल भारत चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और ये दोनों उपलब्धियां हमने 23 अगस्त 2023 को प्राप्त की थी। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण, विरासत स्थलों और आदिवासी भूमि के संरक्षण को रेगुलेट करने वाले 3 नए ड्राफ्ट को मंजूरी दी। नए विधेयक राज्य विधानसभा के शरदकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को विनियमित करने से संबंधित ड्राफ्ट, जो असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर देगा। इस कानून के तहत काजी अर्थात मुस्लिम न्यायविद मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करते थे। नए कानून के आने के बाद इन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और पहले के विधेयक में नाबालिगों के विवाह को भी पंजीकृत करने का प्रावधान था, जो नए कानून के लागू होने के बाद बंद हो जाएगा। इसे राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स SLRC का अनावरण किया गया। इसका मकसद भारत और डेनमार्क, 2 देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर वरुणा नदी को पुनर्जीवित करना है। इस पहल में एक हाइब्रिड लैब मॉडल और वरुणा नदी पर एक ऑन फील्ड लिविंग लैब शामिल है। यह भारत सरकार, IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। SLRC भारत में एक मजबूत संस्थागत और मूल्यांकन तंत्र प्रदान करेगा। यह भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी का भी हिस्सा है। वरुणा नदी गंगा की एक छोटी सहायक नदी है जो निगोह तहसील के संत रविदास नगर से निकलती है। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला, जो 2492 कैरेट वजन का है। इसे कैनेडियाई कंपनी लुकारा ने बोत्सवाना में कारोवे डायमंड माइन में खोजा है। इस हीरे को मेगा डायमंड रिकवरी एक्सरे तकनीक की मदद से खोजा गया। यह 1905 में साउथ अफ्रीका में मिले 3106 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। हालांकि बोत्सवाना में मिले हीरे का अभी भी गहन मूल्यांकन किया जाना बाकी है। बोत्सवाना हीरे के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है तथा यह उत्पादित हीरे का 80% निर्यात करता है, जो बोत्सवाना की GDP में 30% तक योगदान देता है। भारत के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की चौथी यूनिट KAPP4 ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गुजरात में स्थित यह संयंत्र भारत का दूसरा स्वनिर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। KAPP4 एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें ईंधन के रूप में नेचुरल यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का प्रयोग होता है। भारत इसी डिजाइन के 700 मेगावाट के 14 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है, जिनके 2031-32 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2031-32 तक देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार 151 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। इनमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक हैं और ये वे मामले हैं जिनकी घोषणा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में की है। इनमें से 54 मामले उस राजनीतिक दल के खिलाफ हैं जो केंद्र में सत्ता पर आसीन है। इसके अलावा वर्तमान में 16 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनके खिलाफ रेप से संबंधित मामले दर्ज हैं। मैडिएरा द्वीप के दक्षिणी हिस्से के जंगल में आग लगी हुई है। इसके चलते मैडिएरा द्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6% हिस्सा आग की चपेट में है। इससे 5000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल तबाह हो गया है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी माना गया है। दरअसल इस आग ने दुनिया के सबसे बड़े जीवित लॉरेल जंगलों के अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया है, जो अब अजोर्स, मैडिएरा और कैनरी द्वीपों तक सीमित है। पुर्तगाली द्वीप समूह मैडिएरा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह मोरक्को के पश्चिम में लगभग 520 किलोमीटर और पुर्तगाली राजधानी लिस्बन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। इस इवेंट में नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो किया। वहीं 2024 पेरिस खेलों में ब्रॉन्ज मेडल विजेता एंडरसन ने शुरू से ही इस इवेंट पर अपना दबदबा बनाए रखा और रिकॉर्ड 90.61 मीटर थ्रो के साथ इस इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। नमस्कार।